Hello everyone, I am Gita Pradhan. I welcome you to my YouTube channel, The Democratic Teacher. After planning it for quite a long time, I am finally giving it a shot, starting my own YouTube channel. So the first topic that we'll be talking about is democracy. Now, why democracy? This is because firstly, this is the very first topic or the very first chapter of the ninth class NCERT book, political science book, and secondly, because I truly believe in it, as my username or my YouTube channel's name says, the democratic teacher. So let's get started. So what do we mean by democracy? हम इस वर्ड को बहुत ही अलग अलग तरीके से बहुत अलग अलग कंटेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि हमने सुना होगा कि हाँ, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, यूएस इज़ द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, या वी आर अ वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली. तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? अगर हम डिफाइन करना चाहें डेमोक्रेसी को इन टर्म्स ऑफ लिटरल सेंस और लिंग्विस्टिक ओरिजिन, तो द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमोक्रातिया. नाउ डेमो मीन्स पीपल, वाइल क्रातिया मीन्स रूल. तो अब जो डेमोक्रेसी का लिटरल मीनिंग ये हुआ रूल ऑफ पीपल. लेकिन क्या ये डेफिनेशन या ये मीनिंग एनफ है क्लैरिफाई करने के लिए? क्या हमें ये इतना इन्फॉर्मेशन देती है कि हम इस बेसिस पे क्लासीफाई कर पाएँ कि कौन सा देश डेमोक्रेसी है और कौन सा नहीं है? आई डोंट थिंक इट्स इनफ. मोर ओवर, द मीनिंग ऑफ वर्ड्स इट चेंजेस विथ टाइम. फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड कंप्यूटर, it was initially used for the devices which were used to compute mathematical operations or difficult mathematical sums. But now what we call it, what do we call it? Calculator. Calculator is a device which computes mathematical sum, while the word computer has a very large or broad functions to perform. So another thing that we have heard about democracy, or a quote that is very famous about democracy, that might be called a very apt definition but not the very precise or accurate one. So that is given by Abraham Lincoln, who was the president of the world's oldest democracy, US. उन्होंने कहा है कि democracy is a government of the people, by the people, for the people. Now this definition is very beautiful, but does it clears all the base, और क्या हमें ये एक proper information दे सकता है एक स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में, जिसके बेसिस पे हम ये तय कर पाएँ कि कौन सा देश डेमोक्रेसी है और कौन सा नहीं है? आई डोंट थिंक सो. इसके अलावा एक और सिंपल डेफिनेशन की तरफ हम जाते हैं, जो ये कहता है कि डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम वेयर द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. इंडिया कैन बी अ डेमोक्रेसी क्योंकि यहाँ पे रेगुलर इलेक्शन होता है, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स खुद ही चुनते हैं. चिली, इट कैन नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी क्योंकि वहाँ पे डिक्टेटर्स रूल है. नाउ जैसे कि म्यांमार, बहुत लंबे वक्त तक म्यांमार में मिलिट्री का रूल था. ठीक है, मिलिट्री जिसको कि लोगों ने इलेक्ट नहीं किया था, वो देश के सारे मेजर डिसीजन लेते थे. तो दैट ऑल्सो कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ डेमोक्रेसी. इसके अलावा सऊदी अरेबिया, टू बिकम अ रूलर इन सऊदी अरेबिया वन हैज़ टू बी बॉर्न इन द रॉयल फैमिली. सो देयर ऑल्सो यू कैन नॉट कॉल इट अ डेमोक्रेसी. बट डज this definition also qualifies a country into being a democracy? तो अभी हमने देखा कि where democracy is where the rulers are elected by the people. Now इसका मतलब क्या है? हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं वो डेमोक्रेसी है. तो आगे के टॉपिक को डिस्कस करने से पहले, या फिर आगे के टॉपिक के टाइटल को डिस्कस करने से पहले, हम अपने पड़ोसी मुल्क का एक छोटा सा उदाहरण लेंगे. तो 1999 अक्टूबर में पाकिस्तान में क्या हुआ कि जो वहाँ के मिलिट्री चीफ थे परवेज़ मुशर्रफ, उन्होंने क्या किया, एक मिलिट्री कूप लेड करी और वहाँ के इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रू कर दिया. इसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक रेफरेंडम जारी किया जिसके अनुसार उन्होंने खुद को चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित किया और अपने जो रूल को 5 साल और एक्सटेंड कर दिया. इसके अलावा उन्होंने 2002 में लीगल फ्रेमवर्क जारी किया और उसके अनुसार उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस किए. प्रेसिडेंट को ये पावर दे दी कि वो जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे प्रोविंशियल और नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं. नाउ ऑल दिस वाइल पाकिस्तान में इलेक्शंस हो रहे थे. वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो प्रॉपर असेंबली में बैठ रहे थे, असेंबली में प्रॉपर डिस्कशन हो रहा था. लेकिन
देश के जो सारे मेजर डिसीजंस हैं वो कौन ले रहा था? मिलिट्री ऑफिशियल्स और स्वयं जो परवेज मुशर्रफ, जिन्होंने जो वहाँ के डिक्टेटर थे वो. तो ऑल दिस वाइल where we can see that there were elections, people were voting, they were choosing the representatives were sitting in the assembly, but still the ultimate authority, it lied in the hands of Parvez Musharraf. So can we call it a democracy for real? Absolutely not. So there has to be some features of democracy that we shall be discussing in order to know the true sense of democracy. Now we can so the first feature that we concluded from this particular incident is we can call a country democracy if the major decisions are taken by the elected government or the elected rulers of a country. So as we discussed, the very first feature of democracy is the final decision making power or authority must rest with the people or the rulers who are elected by the people. Now एक और अगले फीचर की तरफ देखने से पहले हम जानेंगे चाइना के बारे में. एक और हमारा जो पड़ोसी मुल्क है इस पिक्चर में आ चुका है. तो चाइना में ये सिस्टम है कि चाइना में रेगुलर इलेक्शंस होते हैं. वहाँ की जो पार्लियामेंट है उससे हम बुलाते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस. नेशनल पीपल्स कांग्रेस में 3,000 मेंबर्स होते हैं जो कि अक्रॉस द चाइना से इलेक्ट होके आते हैं. इनके पास अथॉरिटी होती है कि ये लोग प्रेसिडेंट का चुनाव करें देश के. नाउ यहाँ पे एक ट्विस्ट ये है कि ऑल 3 दीज रिप्रेजेंटेटिव्स दे हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी. तो वहाँ पे एक पार्टी है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी और उसके 8 और अलाइड पार्टीज़, केवल वही इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकते हैं. सो इज दिस रियली अ फ्री चॉइस? डज दिस गिव अ फ्री चॉइस टू पीपल टू चूज whoever they want to be as their ruler? Now ये तो वैसी बात हो गई कि जैसे कि डिनर में हमारी माम से पूछती है कि बेटा क्या खाना है, हम कहते हैं मम्मी जो चाहे बना दो. अब वो कहेंगी कि नहीं आज तो तुम्हारी पसंद का बनेगा, तुम जो बोलोगी वो बनेगा. हम कहते हैं कि फिर वो कहेंगी कि नहीं आज नॉनवेज नहीं बन सकता, आज सोमवार है. हम कहेंगे कि ठीक है कढ़ाई पनीर बना दो. वो कहेंगी कि नहीं पनीर तो है ही नहीं. अब बोलेंगे गोभी बना दो, तो गोभी तो बाजार में मिल ही नहीं रहा. भिंडी तो हम लाना भूल गए. तो आखिर में बनाएंगी वही जो उनके फ्रिज में या फिर वो जो खुद चाहती हैं. सो डू वी रियली हैव अ फ्री चॉइस? नो. सो सिमिलर सिचुएशन इन चाइना कि वहाँ पे लोगों को वहाँ पे इलेक्शंस तो होता है लेकिन सारे के सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको परमिशन लेनी पड़ती है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से बिफोर कंटेस्टिंग इन द इलेक्शन से. सो वी कैन नॉट कॉल इट अ डेमोक्रेसी बिकॉज in order to contest an election a person needs to be of a particular ideology or the people who are choosing they have limited choices. चाइना के केस से हमें ये समझ में आया कि for a country in order to be democracy there has to be free elections. फ्री इलेक्शंस होने चाहिए जहाँ पे हर किसी को इलेक्शन ना केवल वोट देने का अधिकार है बल्कि उसके पास फ्री चॉइसेस है और हर कोई फ्री है इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर आइडियोलॉजीज. नाउ अब हम देखेंगे कि फेयर इलेक्शंस क्या होता है. तो मैक्सिको के केस देखेंगे कि मैक्सिको को इंडिपेंडेंस मिली 1930 से में. 1930 से लेके रेगुलर वहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं. बट फॉर नेक्स्ट 70 ईयर्स मतलब 2000 तक 2000 के टाइम तक वहाँ पे केवल एक ही पार्टी जीतती रही. और हाउ इज़ दिस पॉसिबल? नाउ दैट PRI ओके इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी मेक्सिको में हर साल इलेक्शन जीतती रही. ऐसा नहीं कि और किसी ने इलेक्शन लड़ा नहीं, और भी लोगों ने इलेक्शन लड़ा अपोजिशन पार्टी ने, पर वो हमेशा ही हार गए. अब इसका अब मेक्सिको के केस हम देखेंगे कि जो PRI थी उनका एक्सेसिव गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे गवर्नमेंट स्कूल्स पे कंट्रोल था जहाँ पे टीचर्स फोर्स करते थे पेरेंट्स को इनटू वोटिंग द PRI. अपार्ट फ्रॉम दैट द मीडिया दे वर नॉट अलाउड टू स्पीक इल फॉर द PRI. इसके अलावा जो माल प्रैक्टिसेस इलेक्शंस में बहुत ज़्यादा होते थे, इन वक्त पे इलेक्शन का बूथ जो पोलिंग बूथ था वो चेंज कर दिया जाता था ताकि लोग जाके वोट ना कर पाएँ. इसके अलावा जो अपोजिशन की पार्टी थी उसको भी काफ़ी तरह के हैरासमेंट वहाँ पे सहने पड़ते थे. सो इज़ दिस इलेक्शन फेयर? डू पीपल रियली हैव चॉइस कि वो जिनको वोट कर रहे हैं उनका वोट वहाँ पे कास्ट ही नहीं हो रहा. इसके अलावा जो इलेक्शन का बेसिस होना चाहिए कि गवर्नमेंट किस तरीके से वर्क कर रही है, ना कि ये कि somebody is forcing on you to vote for a particular person. So this is not a fair election.
So in order to be a democracy, a nation must have free and fair elections. एक ऐसा इलेक्शन जहाँ पे जो रूलिंग पार्टी है वहाँ की भी हारने के एक फेयर चांसेस हो. So the second feature that we talked about in today's video is the nation, a democracy should have free and fair elections or fair electoral practices. So the third feature or very important feature of democracy is one person, one vote, one value. हमने सुना होगा यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज के बारे में. यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज ये कहता है कि हर एक इंसान को वोटिंग राइट्स होनी चाहिए. इसके अलावा हर किसी को केवल एक वोट देने का अधिकार होना चाहिए और उन वोट्स की एक ही वैल्यू होनी चाहिए. अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का जो कॉन्सेप्ट है वो वर्ल्ड के ज़्यादातर हिस्सों ने एक्सेप्ट कर लिया है, पर फॉर मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ हिस्ट्री इट वॉज नॉट देयर. फॉर एग्जाम्पल, सऊदी अरेबिया में 2015 तक वुमेन को वोटिंग राइट्स नहीं मिले थे. इसके अलावा अगर हम देखें एस्टोनिया, जो कि एक छोटी सी कंट्री है, वहाँ पर जो सिटीजनशिप बिल था या जो उसके लॉज थे वो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किए गए थे कि जो रशियन माइनॉरिटी उस देश में रहती थी उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिल पाते थे. फिजी की यदि हम बात करें तो हम देखेंगे कि फिजी का जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि जो इंडिजीनियस फीजीज़ हैं उनके वोट की वैल्यू ज़्यादा है, जबकि जो इंडियन फीजीज़ वहाँ पे रह रहे हैं उनके वोट की वैल्यू कम है. तो जो तीसरा फीचर है किसी भी डेमोक्रेसी का, इट हैज़ टू बी कि एवरी एडल्ट सिटीजन should have access to vote, access to voting rights, and their vote should have equal weightage और equal value. जिम्बाब्वे जिसको कि 1980 में वाइट माइनॉरिटी से इंडिपेंडेंस मिली थी, और द इंडिपेंडेंस मूवमेंट इट वॉज लेड बाय दिस पार्टी कॉल्ड ZANU PF and this leader called Robert Mugabe, who was very popular in that country. Now they contested the election एंड दे वन दिस इलेक्शन. 1980 के बाद से लेके 2015-2017 तक वहाँ पर रेगुलर इलेक्शन होते रहे और हर बार वो पार्टी जीतती रही. अब ये जो पार्टी थी रूल में आने के बाद इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे मेजर चेंजेस किए जिसके कारण जो प्रेसिडेंट थी उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई और अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई. इसके अलावा उन्होंने जो अपोजिशन पार्टी के लीडर्स थे उनको बहुत ही ज़्यादा हैरास करना शुरू कर दिया. जो टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर्स, इस पर बहुत ही हैवी कंट्रोल गवर्नमेंट का होने लग गया. इसके अलावा कुछ बार तो ऐसा भी केसेस देखने को मिले कि जहाँ पे इनकी एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट जजमेंट्स पास हुए जुडिशरी से और इन्होंने उसे मानने से इनकार कर दिया. और फाइनली 2017 में बहुत ही प्रोटेस्ट के बाद उनको थ्रो आउट कर दिया गया. तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ इलेक्शंस तो हो रहे थे और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी वो रूल भी कर रही थी, लेकिन सरकार की तरफ से सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा था. जिम्बाब्वे के केस से हमें यही पता चलता है कि कैसे एक बहुत ही पॉपुलर लीडर या एक बहुत ही पॉपुलर गवर्नमेंट भी अनडेमोक्रेटिक और ऑटोक्रेटिक हो सकती है. सो इन अ डेमोक्रेसी देयर शुड बी एनफ स्पेस फॉर पॉलिटिकल एक्टिविटी. लोगों को अपने ओपिनियन रखने का, अपने विचार रखने का, ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने का, इवन प्रोटेस्ट करने का अधिकार होना चाहिए. तो जिम्बाब्वे में ये जो सिटीजन राइट्स की बात थी ये फुलफिल नहीं हो रही थी. सो the fourth and the final feature of democracy is that the power of a government, it should be limited by some constitutional framework. कि ये जो पावर है वो एब्सोल्यूट नहीं होनी चाहिए, बल्कि there should be some basic rules which limit the activity of the government. So we are almost at the end of today's discussion. Let us quickly summarize whatever we have studied today in this video. So the first and foremost thing is democracy is a system in which people elect their government or people elect their rulers. Now there are 4 features that we have discussed in this video. That what are the 4 features of democracy? The first feature that we discussed is rulers are elected by the people and the ultimate decision making authority lies with the ruler who are chosen by the people. Now the second is the election process. It should be free and fair. That means elections should offer a real choice to people. Also it should be a fair procedure throughout. Now the third feature that we discussed is the choice and opportunity that we are giving to people. It should be on equal basis. Every vote should have equal value. Now the fourth one is the rulers which are who are elected by the people and they make government. Now the government shall have the power should be limited by some constitutional framework. There should be some basic laws and the government should respect
as well as try to protect the rights of citizens. Now, I hope you enjoyed this video and learned something out of it. If you like the video, please like, share, and subscribe. And most importantly, leave your precious comments down in the comment section below and let me know how it was so that I can improve on my presentation as well as my content. Thank you.